नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो ऐसा है कि सपोज कि आप बिल्कुल लाइक करेंगे, क्योंकि जब जन्म पत्री की चर्चा होती है तो उस एक वर्ड होता है अस्त ग्रह, कम्बस्ट प्लानेट। उसके बारे में बहुत तरह के सिचुएशंस आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज़न होता है। जनरली ये सुनने में आता है कि मेरा ग्रह अस्त है, मेरी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यूजुअली द डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपका तो ग्रह अस्त है, अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, जाप कराइए, ये कराइए, वो करें। ठीक है, इट इज़ ट्रू, बट मैं आज सारे डाउट को क्लियर करूंगा कि अगर आपके जन्म पत्री में अस्त ग्रह है तो अस्त ग्रह क्यों हो जाता है और अस्त ग्रह कैसे रिजल्ट देता है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अपना केस स्टडी है, उसमें मैंने बहुत सारे चार्ट देखे। उस चार्ट में मैंने पाया कि अस्त ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आज मैं आपके सामने 2-3 कुंडलियाँ भी प्रोड्यूस करूँगा कि जो एक अच्छे रिजल्ट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह अभी भी हो रहे हैं। आपको अगर कोई कह देता है कि मेरा ग्रह अस्त है, तो आप सबसे पहले थॉरोली उसका एनालिसिस कीजिए, अगर आपको ज्योतिष थोड़ी बहुत भी आती है तो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे हमारे जो पुराने ऋषि लोग हैं जो हमारे ज्योतिष से संबंधित थे, उन्होंने अस्त ग्रह के बारे में बहुत कुछ कहा है। एवरीडे रिसर्च भी हो रहा है, लेकिन बिना कुंडली दिखाए, ठीक है, अस्त ग्रह के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न आप ले लेते हैं तो फिर देर में भी प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें अस्त ग्रह ने ऊंची सफलता हासिल की। आज मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कुंडली के द्वारा। ठीक है, आइए समझते हैं अस्त ग्रह होते क्या हैं। एक जनरल जो थ्योरी है कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य के 1 से 5 डिग्री के अंदर आ जाए या 25 से 30 डिग्री के अंदर आ जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर मैं इंडिविजुअली भी आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर सपोज अगर चंद्रमा 11 से 12 डिग्री के बीच में होता है, सूर्य के पास होता है, तो वो अस्त कहा जाता है। अगर मंगल होता है 16 से 17 डिग्री के बीच में, तो भी अस्त कहा जाता है। मर्क्यूरी अगर 14 डिग्री से के बीच में होता है तो के अंदर होता है तो अस्त कहा जाता है। अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो 12 डिग्री में ये कॉम्बस्ट कहा जाएगा, अस्त कहा जाएगा। जुपिटर अगर 11 डिग्री में है तो अस्त कहा जाएगा। वीनस अगर 10 डिग्री में है या रेट्रोग्रेड है तो 7 या 8 डिग्री में है तो अस्त कहा जाएगा। और शनि अगर 15 डिग्री में है तो ये अस्त कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अस्त क्यों कहलाते हैं। एक्चुअली जैसा हम सब जानते हैं कि सन की अपनी एनर्जी है, सन के पास अपना लाइट है, सारे ग्रहों को वो लाइट प्रदान करते हैं, सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब जन्म पत्री में आपके कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, समझिए कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं जो सर्टेन डिग्रीज मैंने बताई, तो वो क्या होता है कि वो सन के प्रकाश से ओवर शैडोज हो जाता है। ऐसे आप खुली आंख से देखेंगे, अगर फारदेस्ट मतलब वो प्लानेट आपको नज़र आएगा, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो नज़र आएगा, लेकिन सूरज के रोशनी के अंदर आने से वो विलीन धूमिल हो जाता है। प्लानेट वहीं पर रहते हैं, वो अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो डाई हो गए, वो अपने रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि सूर्य से कंजुगेशन के कारण अगर वो सूर्य के सरकमफेरेंस में प्लैनेट आ जाते हैं तो वो प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, सन का जो रिजल्ट है, सन से एनर्जी लेकर अपना तो रिजल्ट देगा ही, सूरज का रिजल्ट भी देगा।
हमारे ज्योतिष में सिद्धांत है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का हो या मजबूत हो, बलवान हो, तो करोड़ों दोष का निवारण कर देते हैं। तो जिस ग्रह को सूर्य का साथ मिल गया, वो ग्रह कंबस्ट कैसे हो सकता है? कंबस्ट तो एक वर्ड है कि वो अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो डाई हो गया, उसने रिजल्ट नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सन के साथ होने से दैट प्लैनेट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ डाउट को क्लियर कर दिया आपके लिए। और वो जो अस्तग्रह होता है ना, वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का आप कोशिश कीजिए। और हर ग्रह की अपनी चमक होती है। सूर्य के नज़दीक जाने पर वो धूमिल हो जाती है और वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, एक यूरोपियन राइटर हैं लिंडा गुडमैन, उन्होंने सूर्य को बेस बनाकर बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं। तो सूर्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जन्मपत्री में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो यहाँ पर इस चीज़ को मानकर चलिए कि कोई भी आपका अस्त ग्रह अगर वो सूर्य के साथ कंजुगेट कर गया, सूर्य के नज़दीक आ गया, प्रॉक्सिमिटी में आ गया, तो वो प्रोड्यूस करने जा रहा है बहुत ही अच्छा रिजल्ट। आज मैं आपके सामने 3 चार्ट रखूँगा। एक एक्टर रजनीकांत का, दूसरा धीरूभाई अंबानी का, और तीसरा आदरणीय नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के कुंडली में 3 से 4 ग्रह अस्त है। कैसे हो भारत के प्रधानमंत्री, ये समझने वाली बात है। तो आइए देखते हैं ये तीनों के चार्ट में क्यों ये डिफरेंस, मतलब ये अस्त ग्रह का क्या है फिलॉसफी। देखिए, सबसे पहले मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, ये हॉरोस्कोप है रजनीकांत का। रजनीकांत जो हमारे फिल्म जगत के नामी सुपरस्टार में एक कहे जाते हैं, भगवान का दर्जा भी उनको दिया गया था। यहाँ आप देखेंगे कि इनके जन्मपत्री में सूर्य 27 डिग्री पर है और शुक्र 4 डिग्री पर होकर कंबस्ट हो गया है। तो अभी एक चीज़ मुझे बताइए, शुक्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का कारक होता है, एक्टिंग का कारक होता है। हाउ ही बिकम अ नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ द साउथ, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, दूसरा चार्ट मैं आपके सामने जो लाने जा रहा हूँ, ये है आदरणीय अंबानी जी का। अंबानी जी की कुंडली में चंद्रमा 21 डिग्री पर है, सूर्य 13 डिग्री पर है और चंद्रमा कंबस्ट हो गया। और अष्टम घर का भी स्वामी था चंद्रमा, लेकिन उसके बाद और भी अदर प्लैनेट्स देखिए, वो तो काफ़ी मजबूत हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त की और एक एग्जाम्पल सेट किया। अब देखिए, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली है ये। और इस कुंडली में आप देखिए, सूर्य 0 डिग्री पर है, बुध भी 0 डिग्री पर है, शनि 29 डिग्री पर है और बृहस्पति 6 डिग्री पर है। यानी 1 2 3 प्लानेट जो है आदरणीय मोदी जी की कुंडली में कंबस्ट है। तो कैसे हो भारत के प्रधानमंत्री हैं, समझिए। ये अस्त ग्रह एक छूट मूट का कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है। आप अपनी जन्मपत्री को प्रॉपर ढंग से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूज़न पे आइए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अस्त ग्रह के बारे में क्लियर करने में सफल रहा हूँ। और कुछ और भी चीज़ मैंने देखा है केस स्टडी करके कि चंद्र से अगर केंद्र या त्रिकोण में वो अस्त ग्रह रहेंगे तो अस्त का दोष नहीं लगेगा, वो मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा खुद एक लगन होता है, सूर्य खुद लगन होता है और एसेंडेंट तो होता ही है। और चंद्रमा की क्षमता होती है सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, उसको रिफेल करने की। तो चंद्रमा उस अस्त ग्रह को प्रोटेक्ट भी कर देता है। और कोई भी कंक्लूज़न में आने से पहले आपको अपने जन्मपत्री की विस्तृत विवेचना करनी चाहिए, समझनी चाहिए कौन से नक्षत्र में है, किस तरह से है,
देन यू कम टू एनी कंक्लूजन। केवल ये कहने से मेरा रास्ता है तो डूबा हुआ है, ये वो, उससे कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन जो है दबाना नहीं भूलेंगे और एक लाइक भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अमरेंद्र, ज्योतिष उपग्रह बाय अमरेंद्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।